नमस्कार। नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 वॉल्यूम 2 नहीं वॉल्यूम 3, कल देख लिया था वॉल्यूम 2, तो आज वॉल्यूम 3 देखेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वॉल्यूम में हमने स्वपरागण तक देख लिया था। अब इस वॉल्यूम में परपरागण से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कारक होते हैं उनको देखेंगे। तो आइए पहले आते हैं हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण के साधन या कारक। अब इसका मतलब आप समझिए, कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं करने वाले। कौन होते हैं? कारक होते हैं करने वाले। साधन क्या होते हैं? ले जाने वाले। ऐसे हमें ले जाता है बस, ट्रक, बस ले जाता है, ट्रेन ले जाती है, तो हमें ले जाने वाले वो क्या होते हैं? ट्रेवल के वो कारक होते हैं। ये ऐसे ही इस प्रकार ही इसमें भी इनके पराग कणों के स्थानांतरण के कारक होते हैं। तो देखिए, पहले जो होते हैं वो होते हैं जैविक कारक। कौन से कारक होते हैं? जैविक कारक नहीं, अजैविक कारक। तो अजैविक कारक जो होते हैं एबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट जो होते हैं वो होते हैं जैसे वायु और जल। वायु और जल क्या होते हैं? ये अजैविक कारक होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है, ये अजैविक कारक होते हैं। इन दोनों के माध्यम से जो होता है वो जल परागण, जल परागण नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पर परागण होता है। अब इसमें से अपन ओरली बात करें तो जल, इससे ब्रायोफाइटा में होता है परागण। किसमें होता है? ब्रायोफाइटा के जितने भी आते हैं, मांस आते हैं, फर्न आते हैं, उन सभी में इसके द्वारा होता है। जल परागण द्वारा क्या होता है? उनमें परागण होता है ना। अब वायु द्वारा कहें अपन तो वायु का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है घास। तो घास जो होती हैं, क्या होती हैं? घास। घास कुल में ही पूरे में जो घास कुल होता है ना, उसमें पूरे के पूरे में ही वायु परागण होता है। घास कुल में पूरे में क्या होता है? वायु परागण ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? वायु परागण होता है। घासों का जहाँ भी नाम आ जाता है तो समझ लीजिए आप वायु परागण उनमें होगा। तो ये अजैविक कारक होते हैं जिनके द्वारा हम, मतलब जिनके द्वारा हम तो नहीं कहेंगे, मतलब जिनके द्वारा परागण होता है, वो भी परपरागण। ठीक है, परपरागण के क्या होते हैं? कुछ एजेंट होते हैं। अब देखेंगे दूसरा जो हैगा वो ये कह रहा है कि जो होती हैं वो जैविक साधन। अभी हमने क्या देखे थे? अजैविक, इनमें जीवन नहीं था। अब जैविक, इनमें जीवन है। अब जैविक कारक क्या होते हैं? बायोटिक एजेंट होते हैं। ये कीट नहीं लिखा है, कीट लिखा है, देखेंगे। इसको कर लीजिए आप कीट। क्या करिए इसे? कीट करिए इसे, इसको करिए आप कीट। तो देखिए आप, रुक जाइए, यहाँ सफाई कर देते हैं थोड़ी। अब इसको करते हैं कीट। रुकिए रुकिए रुकिए, इससे करते हैं थोड़ा 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 इंतज़ार। चलिए, ये क्या हैगा? कीट हैगा। दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा? कीट ना दिख रहा। चलिए, ये किसमें होता है? जो कीट हैगा, कीट में होता है वायु परागण। कीट के द्वारा जो परागण होती है उनको देखेंगे। इसको निकाल देते हैं। क्या हो गया यहाँ?
यहाँ हो गया अपना कीट, इसकी जगह पे यहाँ लिखेंगे अपन कीट। तो क्या कीट नहीं है, ये हैगा कीट। तो कीट में जो जैविक एजेंट होते हैं वो होते हैं कीट होता है, पक्षी होता है, चमगादड़ होता है, गिलहरी होती है, घोंगे होते हैं आदि। इनके द्वारा भी क्या होता है, परागण होता है, वो भी पर परागण। ये उसके साधन होते हैं, उसके करने वाले होते हैं। परागण को क्या होते हैं, करने वाले होते हैं। तो अब हम पर परागण की बात करेंगे। तो पर परागण तो हमने देख लिया था, वह परागण जिसके द्वारा परागकण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे पर जाती हैं, वो पर परागण कहलाता है। इसमें प्रजाति अलग होती हैं, वो अपना पर परागण होता था। मतलब प्रजाति एक ही होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रजाति एक ही होनी चाहिए उनकी, तभी पर परागण होगा। वो पर परागण हो, रुकिए, वो पर परागण हो चाहे वायु परागण हो, नहीं कहेंगे अपन, वह पर परागण हो या फिर स्व परागण हो, उसमें जो प्रजाति होगी वो तो एक ही होगी। प्रजाति एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग प्रजातियों में वो परागण हो सके। हमने कल बताया था जैसे जामुन, जामुन के पराग कण जो होते हैं वो आम पर अगर गिर भी जाते हैं तब वहाँ भी परागण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वहाँ पर परागण नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए प्रजाति का एक होना आवश्यक है। प्रजाति का क्या है, एक होना बहुत आवश्यक है उसमें। अगर प्रजाति अलग होगी तो वहाँ परागण ही नहीं होगा, वो परागकण अंकुरित ही नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे अब वायु परागण में क्या आएगा। वायु परागण होता है एनीमोफिली। तो एनीमोफिली में क्या होता है, वायु के माध्यम से, जो वायु के माध्यम से पराग कणों का पराग कोश, पराग कोश, कोश को नहीं लिखा है यहाँ, सा, ये क्या होगा यहाँ, रुकिए, किसकी जगह पर, ये को की जगह पर होगा पराग कोश। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण वायु परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण वायु परागण कहलाता है। जैसे मक्का में ये होता है, किसमें होता है, ये मक्का में होता है। वायु परागण किसमें होता है भाई, तो वायु परागण होता है अपना मक्का में, वायु परागण होता है। वायु परागण किसमें होता है, वायु परागण मक्का में होता है, घासकुल में भी होता है। अपन आगे चलेंगे देखेंगे वायु परागण। तो अपन समझें कि वह परागण जिसमें जो कारक या माध्यम क्या होता है, वायु होता है, उसे वायु परागण कहते हैं। मतलब जिसमें वायु में उड़कर परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वह परागण वायु परागण कहलाता है। सीधी सी बात है। वो परागण कौन सा कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। अब देखेंगे कि वायु परागण हेतु अनुकूलन। अब वायु परागण के लिए कुछ अनुकूलन तो होंगी, कुछ परिस्थितियां तो होंगी, इसलिए तो मतलब उसमें जो वायु परागण हो सके, परिस्थितियां नहीं होंगी तो वायु परागण नहीं होगा। कुछ ऐसी विशेष कंडीशन तो होती होंगी उसकी जिसमें क्या है, वायु परागण हो सके। तो पहले हैगा कि वायु परागण हेतु अनुकूलन में क्या आएगा कि पुंकेसर में पराग कोश का केवल मध्य बिंदु को पुतंतु के सिरे से जुड़ा होता है, जिससे यह हवा के झोंकों में मुक्त गति कर सके। मतलब क्या होता है, ये पुतंतु के एक सिरे से जुड़ा होता है, पुतंतु के एक सिरे से जुड़ा होता है,
जिससे हवा में यह दोनों जो हवा यानी कि वायु आती है, जिससे कि वह दोनों तरफ क्या है गति कर सके और उससे पराग कण मुक्त हो सकें। पराग को जो होता है वो जुड़ा होता है, जिससे कि पराग कण मुक्त हो सकें और वो उड़ के आ सके। इसमें कुछ फीते भी होते हैं, फीतेदार परागकण भी होते हैं, वो देखेंगे आगे, है ना। वायु परागण पौधों में विकसित होने वाला सर्वाधिक प्राचीन प्रकार का परागण होता है। बहुत पहले से ये परागण होता आ रहा है, तो सर्वाधिक प्राचीन प्रकार का ये परागण होता है। चलिए अब देखेंगे जल परागण। ये तो सारे परागण हमने कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं और अब तक तो आते आते हम क्लास 12 तक हमको ये रट जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जल परागण। क्या देखेंगे हम? अब अपन देखेंगे जल परागण। तो जल परागण में क्या आएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफिली बोलते हैं। देखो, जल के माध्यम से पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका जो तक लिखा था, वर्तिका तक का स्थानांतरण जो होता है जल परागण कहलाता है। इससे अधिकांश एक बीज पत्रियों में होता है। ये परागण किस में होता है? अधिकांश एक बीज पत्रियों में ये परागण होता है। एक बीज पत्रियों में ये परागण होता है। ये परागण किस में होता है? एक बीज पत्रियों में अधिकतर ये परागण पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? एक बीज पत्रियों में ये परागण अधिकतम पाया जाता है ना। यहाँ लिखेंगे तक, ठीक है। इसकी पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? तक आ जाएगा। इसको हम इस कलर से भी काट देते हैं, तक। ठीक है। अब देखेंगे कि जल की सतह के नीचे परागण। अब जल की सतह के नीचे भी परागण होता है जल परागण में। तो पानी की सतह के नीचे परागण संपन्न करने वाले जलीय प्रजाति के परागकण लंबे व फीते जैसे होते हैं। जल परागित प्रजाति के परागकण म्यूलेज आवरण द्वारा अधिक गीला होने व सड़ने से बचाते रहते हैं। अब आता बचे रहते हैं। अब आता है वर्तिकाग्र भी मोम की सतह के कारण गीला नहीं होता है। मादा पुष्प का वृंत लंबा फीता व दृश्य कुंडली हो जाता है। पानी की सतह के नीचे परागण संपन्न करने वाले पौधे जैसे स्वच्छ जलीय सिरोटोफिलम व समुद्री जोस्टीरा, इनको जो है बहुत ज़रूरी है, दोनों को उदाहरणों को याद रखना। में परागकणों का अपेक्षित घनत्व जल के अपेक्षित घनत्व के क्या होता है? इसमें बराबर होता है उनके घनत्व के, जिससे कि उस पर वो तैरते रहते हैं आसानी से और उसके परागकण डूबते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ये इसके अनुकूलन होते हैं। जलीय परागण संपन्न करने के लिए क्या होते हैं? इनके अनुकूलन होते हैं। तो ये पानी की सतह के नीचे ये परागण संपन्न होता है। इसमें एक मोम का जो आवरण होता है, जिससे कि वो परागकणों को गीला नहीं कर पाते हैं। उसकी मोम की क्या होती है? सयांता अधिक होती है और जल की सयांता कम होती है, जिस कारण से उस पर वे उसको गीला नहीं कर पाती हैं, या पृष्ठ तनाव कहें, जिसके कारण से वो उसको गीला नहीं कर पाती हैं और वो तैरते ही रहते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि कीट परागण क्या है। एंटोफिली होता है, एंटेमोफिली होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है एंटोमोफिली में कि मधुमक्खियाँ वर्र होती हैं,
भृंग या इन्हें इन्हें क्या कहेंगे, भौरे कहेंगे। मधुमक्खियाँ, वर, भृंग, इन्हें भौरे कहते हैं। भौरे होते हैं जो जो फूलों से अधिकतर मिलते हैं बैठे। एक एवं तितली, पतंग, सलाब होती हैं। पतंग है, क्या होती हैं, सलाब होती हैं। व चींटी आदि की मदद से होने वाला परागण जो होता है वो कीट परागण कहलाता है। कौन सा परागण कहलाता है? वो कीट परागण कहलाता है। इस परागण में जो साधन होती हैं वो कीट होती हैं, मतलब कीटों के द्वारा, या ऐसा कह सकती हैं, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को हम कीट परागण कहते हैं। इसके कीटों के उदाहरण हैं जी, तो ये तो ओरल चीजें होती हैं। अब देखेंगे पहला क्या हैगा कि दलपत्र हैगा। ये पत्र नहीं है, दलपत्र हैगा। क्या हैगा ये? दलपत्र। ये हैगा, इसको ऐसे करते हैं और लिख देते हैं। ये हैगा दल, रुकिए, ये दलपत्र हैगा। क्या हैगा? दलपत्र। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। कम लिखा रहा है ना? क्या होता है? ये दलपत्र होता है। तो ये है दलपत्र। बड़े चटक रंग के होते हैं। इसमें जो दलपत्र होते हैं बड़े व चटक रंग के होते हैं, जो मिलकर एक आकर्षक, बी नहीं है ये, जो हैगा, क्या हैगा? जो मिलकर एक आकर्षक पुष्पक्रम के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब एक अच्छा, बहुत आकर्षित करने वाला पुष्पक्रम बनाते हैं। मतलब अच्छे रंग वाला एक पुष्प तैयार करते हैं, जो जिसे देखकर कीट क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जिसे देखकर कीट क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं और उसके पास जाते हैं और परागण संपन्न करते हैं। अब आता है दूसरा हैगा कि प्राय पुष्प सुगंधित होते हैं। मतलब जो सुगंध होती हैं वो मकरंद उत्पन्न करती हैं और सुगंध उत्पन्न करती हैं, जिससे उससे आकर्षित कीट आकर्षित हों और उसमें परागण संपन्न हो। अब तीसरा आता है कि किसी कीट विशेष के लिए पौधे में विशिष्ट संरचनात्मक बदलाव पाए जाते हैं। हाँ, बहुत से पुष्प होते हैं जिनके अंदर कुछ कीट अंडे रखते हैं और जिससे उसमें परागण होता है। तो ऐसे कुछ विशिष्ट लक्षण उसमें क्या आएगा? पाए जाते हैं। अब अगला आ जाता है कि चौथा आएगा कि पुष्पम पुष्प पुष्प कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराती हैं, जैसे यक्का या अंजीर में। बोला हमने, यक्का व अंजीर में क्या होती हैं? पुष्प उनको अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराती हैं और वो उनको अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान देती हैं, और इसके बदले में कीट जैसे यक्का व अंजीर उनको क्या करते हैं? उनके लिए परागण संपन्न करते हैं। तो ये किसके उदाहरण थे? यक्का या अंजीर, ये किसके उदाहरण है? ये क्वेश्चन आता है कि यक्का व अंजीर में परागण होता है। लिख सकती हैं, यक्का व अंजीर में परागण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है?
तो वो होता है जल परागण। तो किस भी द्वारा होता है उसमें, जल परागण के द्वारा वो होता है। ठीक है, अब क्या आएगा इसमें लिखा है पक्षी परागण। कौन सा परागण हैगा, पक्षी परागण हैगा। इसमें कह रहा है सनबर्ड, सनबर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया आदि में परागण में सहायक प्रमुख पक्षी होती हैं। जैसे सनबर्ड, हमिंग बर्ड आदि परागण में सहायक प्रमुख पक्षी होती हैं। क्या वायु परागण की ये प्रमुख सहायक पक्षी होती हैं। हमिंग बर्ड द्वारा पर परागण जो होता है प्रारूपिक एक, यहाँ क्या आएगा, पर परागण आएगा। यहाँ क्या आएगा, पर परागण, यहाँ पर परागण आएगा। यहाँ क्या आएगा, पर परागण, पर परागण, पर परागण एक प्रारूप, एक पोस्ट की जगह पे यहाँ पुष्प आएगा, हर जगह क्या आएगा, पुष्प। पर परागण पुष्प एक प्रारूपिक, एक पुष्प लाल रंग के व बेलनाकार पुष्प नलिका वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, बेलनाकार होते हैं और लाल रंग के होते हैं। इसमें एक नलिका आकार का एक आकरण होता है। ये बड़ी मात्रा में मकरंद उत्पन्न करते हैं। पक्षी परागण में ये बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं, मकरंद। ये बड़ी मात्रा में मकरंद उत्पादित करते हैं, जिससे इसकी ओर पक्षी आकर्षित हों। कुछ मकरंद चोर कीट भी होते हैं जो मकरंद को चुरा कर ले जाते हैं और परागण नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला जो हैगा वो हैगा कि चमगादड़ परागण। अब चमगादड़ के द्वारा भी एक परागण होता है, उसे हम बोलते हैं चमगादड़ परागण। क्या बोलते हैं, चमगादड़ परागण, उसे हम बोलते हैं चमगादड़ परागण। इसमें क्या आएगा कि चमगादड़ रात्रिचर होती हैं। सभी जानते हैं चमगादड़ कैसे होती हैं, रात्रिचर होती हैं। और इनमें सूंघने की अत्यधिक शक्ति विकसित होती है। हाँ, तो इनमें सूंघने की अत्यधिक शक्ति विकसित होती है और ये कुछ अनुप्रस्थ तरंगें भी छोड़ते हैं, जिससे इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता है चमगादड़ द्वारा प्राप्त होने वाले जो पुष्प केवल रात में खुलते हैं, क्योंकि जो चमगादड़ होता है वो रात को ही विचरण करता है। इस कारण से जो चमगादड़ द्वारा जो पुरागित पुष्प होती हैं वो सिर्फ रात्रि के समय ही क्या होते हैं, खुलते हैं, वरना क्या से रहते हैं, वो बंद रहते हैं, दिन के समय वो बंद रहते हैं। यह पुष्प सफ़ेद या हल्के रंग के होते हैं, जैसे किंगेलिया। किंगेलिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चमगादड़ परागण का उदाहरण क्या होता है, किंगेलिया होता है। तो किंगेलिया जहाँ भी वर्ड आ जाता है तब उसमें कौन सा परागण होगा, उसमें कोई और परागण नहीं, उसमें सिर्फ चमगादड़ परागण ही होगा किंगेलिया में। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी बातें होती हैं परागण वाली। अब देखेंगे अब आता है पर परागण के जो लाभ होते हैं। कुछ पर परागण के कुछ लाभ तो होंगे जब तो पर परागण कराते हैं। अब आता है पर परागण अनुवांशिक भिन्नता। अभिन्नता नहीं है, ये भिन्नता हैगा। क्या हैगा, भिन्नता भिन्नताओं, पूरा वर्ड ही गलत लिखा है। यहाँ आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आएगा, ये भी सही नहीं आ रहा, चल रुक जाइए, ये आएगा, ये पूरा वर्ड गलत लिखा है। यहाँ आएगा भिन्नता, क्या आएगा यहाँ पर, भिन्नता आएगा यहाँ पर।
तो हम इसको काट देते हैं और इसके लिए यहाँ लिखते हैं हम, चलिए ये जो गलती है इसको काट देते हैं और इसके लिए यहाँ लिख देते हैं हम, क्या आएगा यहाँ, भिन्नता। ये भिन्नताओं के लिए होता है, ठीक है। और क्या आएगा, संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसी के कारण भिन्नताओं की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इन पर परागण से बीजों का जो आकार, कुल उपज बढ़ती है। इससे क्या होता है, बीजों का आकार भी बड़ा होता है और उपज भी इससे क्या होती है, बढ़ती है। व पौधों की वृद्धि होती है। यह जय नहीं लिखा है यहाँ, ये गलती के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या, रुक जाइए, जैव विकास। किसके लिए होता है, ये जैव विकास के लिए होता है। सा यहाँ लिख देते हैं, चलो, जैव विकास के लिए होता है ये, ठीक है। अब अपन यहीं चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ये तो हो गई भिन्नताएं, भिन्नताएं, ये भिन्नताएं होती हैं। ये होता है जैव, क्या होता है, जैव विकास होता है, ठीक है। ये होता है जैव विकास। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तब क्या आ जाता है कि पर परागण के दोष। अब पर परागण से लाभ तो हो गए, अब इसके कुछ दोष भी होंगे। तो क्या दोष होंगे वो देखेंगे आप। इसके दोष हैं, पहला इसका दोष में जो आता है वो ये आ जाता है कि पर परागण के इस प्रकार का जो परागण बाहर साधनों या बाहर के जो साधनों पर ही निर्भर रहता है। अगर मान लीजिए कोई कीट परागित पुष्प है, कौन सा परागित पुष्प है, कीट परागित कोई पुष्प है, उसके लिए अगर वो कीट नहीं आएगा, मान लीजिए चमगादड़ परागित पुष्प को ले लो, किसको ले लो, किंगेलिया को। अगर किंगेलिया जहाँ है वहाँ चमगादड़ कम मात्रा में है या कम है, बहुत कम है, तब वहाँ परागण जो है वो नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा। क्यों, वहाँ चमगादड़ कम है, इसके उसके साधन कम हैं, तो साधनों पर वो क्या होता है, निर्भर होता है। सीधा निर्भर किस पर होता है, वो साधनों पर सीधा निर्भर होता है। अगर ये साधन कम मात्रा में हैं तो वहाँ परागण संपन्न नहीं हो पाएगा या कम मात्रा में संपन्न होगा, तो उसका प्रभाव सीधा उसके परागण पर पड़ता है। साधनों का प्रभाव सीधा उसके परागण पर पड़ता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा जल परागित पुष्प है, कहीं पर है जहाँ उसको जल नहीं है, तब उसमें परागण नहीं ही हो पाएगा। तो इस प्रकार से किस पर निर्भर करता है, सीधा साधन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर साधन की मात्रा कम है तो वहाँ परागण भी कम होगा। अब आ जाते हैं कि परागकणों की अधिक आवश्यकता होती है। अब इसमें परागकणों की अधिक आवश्यकता होती है। मान लीजिए वायु द्वारा कोई परागकण हवा में उड़कर आ रहा है। अब आते आते कहीं ये तो है नहीं कि उसी प्रजाति के पुष्प पर जाके वो गिरे, वो कहीं और भी रुक सकता है, उसमें कोई और बीच में उसमें कोई और भी अवरोध आ सकता है। अब उस अवरोध से वो वहाँ रुक जाता है और वो अपनी प्रजाति के पुष्प तक नहीं पहुँच पाता, जिससे उसमें क्या होता है, परागण संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए उसमें परागकणों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ परागकण तो बीच में ही नष्ट हो जाते हैं और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। और लक्ष्य भेदन करने के लिए उसे अधिक परागकणों की आवश्यकता जो है होती है। अब आता है कि परागकण की सुनिश्चितता नहीं होती। अब परागण की उतनी सुनिश्चितता नहीं होती,
यह निश्चित नहीं होता कि परागण होगा भी या नहीं होगा। चौथा जो हैगा यहाँ शुरू हो गया कि संतति में अनेक वंशीय लक्षण पैदा हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं कि वो संतति में उसके जनक जो होते हैं उनसे कुछ विपरीत में, या ऐसे कहें कि उनसे कुछ अलग लक्षण जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता है कि यह इसी प्रजाति का पौधा है, क्योंकि उसमें भिन्नताएं आ जाती हैं, उससे कुछ अलग हो जाता है, वो भिन्नताएं इसी के कारण से आ जाती हैं। तो इसको ये समझ पाना ये मुश्किल होता है कि इसी प्रजाति का है, उसमें भिन्नताओं के कारण। ठीक है। वैसे स्वपरागण में क्या होता है, शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। मतलब आम का एक पौधा है, उसमें अगर इस आकार का आम लग रहा है तो दूसरे में भी इसी आकार का आम लगेगा। और इस परागण में ऐसा नहीं होता है। इस परागण में ऐसा होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कि ये एक अमरूद का जो पौधा है उसमें इतना बड़ा अमरूद लग रहा है। अगर उसमें पर परागण हो रहा है तो ये बड़ा भी अमरूद लग सकता है और छोटा भी अमरूद लग सकता है, ये हो सकता है। उसमें ये भिन्नताएं किसके कारण आती हैं, पर परागण के कारण आती हैं। ठीक है। अब आगे चलेंगे तो इसमें क्या हैगा, इसमें हैगा कि बही प्रजनन युक्तियां, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब बहे परागण करने की जो युक्तियां होती हैं वो बही परागण डिवाइस कहलाती हैं। अब आता है, पहला आता है भिन्नकाल पक्वता। भिन्नकाल पक्वता क्या होती है, भिन्नकाल पक्वता को आप ऐसे समझेंगे, एक समय ना होकर अलग अलग समय पर परिपक्व होना भिन्नकाल पक्वता का अर्थ होता है। एक समय ना होकर अलग अलग समयों पर परिपक्व होना। किसका परिपक्व होना, परागकोश और वर्तिका का। किसका होना, परागकोश और वर्तिका का। अलग अलग समय पर क्या होना, अलग अलग समय पर उनका परिपक्व होना, वो क्या होता है, भिन्नकाल पक्वता कहलाता है। अलग अलग समय पर परिपक्व होना परागकोश व वर्तिका का भिन्नकाल पक्वता कहलाता है। एक समय पर परिपक्व न होना, अलग अलग समय पर परिपक्व होना भिन्नकाल पक्वता कहलाता है। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक समय पर परागकोश परिपक्व हुआ और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद वर्तिका परिपक्व हुआ, तो ये दोनों साथ परिपक्व नहीं हुए, जिस कारण से इनमें परागण नहीं हुआ। ये होता है भिन्नकाल पक्वता। ये पर परागण को बढ़ाता है। भिन्नकाल पक्वता पर परागण को बढ़ाने वाली युक्तियां हैं। अब आते हैं कि परागकोश व वर्तिका एक समय पर परिपक्व नहीं होते, अतः स्वपरागण नहीं हो पाता। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पुंपूर्वता। क्या होता है, पुंपूर्वता। पुंपूर्वता में क्या होता है, जब पराग कोशों का परिपक्वन व पराग मुक्ति वर्तिका के परिपक्वन होने से पहले हो जाता है, तब यह अवस्था पुंपूर्वता कहलाती है। जैसे साल्विया में होता है। देख क्या होता है, जब पराग कोशों का परिपक्वन व पराग मुक्ति, इसमें क्या होता है, पराग कोशों का जो परिपक्वन होता है वो पहले ही हो जाता है और पराग कोश से पराग कण या पराग का मुक्ति भी पहले ही हो जाती है। और इसके बाद में इसमें वर्तिका का क्या होता है, परिपक्वन होता है, जिस कारण से जो परागित जो पुष्प थे, है ना, जो क्या थे, जो अपने जो पुष्प के पराग कण जो बने थे वो क्या हो जाते हैं, वर्तिका तो परिपक्वन था नहीं, या सूख कर झड़ जाते हैं या किसी और पौधे पर पहुंच जाते हैं। अब जब इसका वर्तिका परिपक्व होता है तब इस पर किसी और पौधे के पराग कण आते हैं, लेकिन वो पौधा किसका होगा, इसी प्रजाति का होगा। तब ये बढ़ा देता है किसको, पर परागण को। ये साल्विया में होता है। तो साल्विया किसका होता है, पर परागण का उदाहरण होता है और इसमें कीट परागण पाया जाता है। साल्विया में क्या पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। पर परागण के और अंदर कहें डिटेल में बात करें तो ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है, एक और रह गया इसका,
दूसरा भाग जो था वो रह गया, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अब कहेंगे हम कि ये आकाश लेक्चर हमारा एजुकेशनल चैनल है, बिल्कुल फ्री एजुकेशनल चैनल, फ्री बिल्कुल नोट्स PDF वे में फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप। कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन नहीं समझते, एक ऐसा एक चिन्ह होता है, यहाँ वीडियो चलती है, वहाँ ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह को प्रेस कीजिए और यहाँ कुछ लिंकें आ जाती हैं, उसमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कीजिए और PDF नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उनको ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, ये ले सकते हैं आप PDF नोट्स। ठीक है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आप पूरा पढ़ाई कर सकेंगे। यहाँ से एक फुल नोट्स मिलेगा आपको, जिसमें आप पूरा एक बुक की तरह पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन के लिए कुछ अलग नहीं होता, देखिए हम आगे समझाना चाहेंगे, रुक जाइए। इसमें क्वेश्चन के लिए कुछ अलग नहीं होता। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आ गए, अपन इतने आगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, यहीं देख लीजिए आप। यहाँ बनेगा क्या बनेगा? यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि कीट परागण क्या है। कीट परागण क्या है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। क्या बनेगा? कीट परागण क्या होता है, या नीट में आ सकता है। ये किस में आ सकता है? नीट में आ सकता है। क्या आ सकता है कि वर विरंग तितली ये किस परागण को करने वाले कारक हैं, या फिर ऐसा आ सकता है ये किस परागण से संबंधित हैं। तो कभी कभी तो उसमें ऐसा भी आ जाता है, पूरा वर्ड ही लिखा जाता है कि मधुमक्खी, वर विरंग या भौरे एक एवं तितलियां यह कीट का परागण करने वाले साधन हैं। उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा आता है? उसमें लिखा आता है सही यानी करेक्ट सेंटेंस का चूज कीजिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि मधुमक्खियाँ, वर विरंग ये कीट परागण के साधन हैं, और आता है मधुमक्खियाँ, वर ये वायु परागण के साधन हैं, ये जल परागण के साधन हैं, इनका ही नाम आ जाएगा चारों बाल। और आखिरी में आएगा ये किसी परागण का उदाहरण नहीं है। तो उसमें से एक सेंटेंस हमको क्या करना होता है? राइट करना होता है। तो यही आता है क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ अलग नहीं आता है उसमें। यहाँ देखेंगे आप, इसका एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि पर परागण क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो इसमें अब इस शॉर्ट्स वे में हमने जो नोट्स दिए हैं, अब ये तो अलग हैगा। अब पक्षी परागण ये पर परागण का ही एक उदाहरण होता है, चमगादड़ परागण ये एक पक्षी परागण का उदाहरण होता है ना। अब ये पर परागण के कुछ लाभ होते हैं, है ना, पर परागण के कुछ दोष होते हैं, और बही प्रजनन युक्तियाँ, इसका पहला पॉइंट आज हमने देख लिया है, ये पहला हैगा। इसका दूसरा कल वाले जो लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, और पूरी हम शुरू से लेकर आखिरी तक की आपकी सारी पढ़ाई करवाएंगे यहीं पर। तो आखिरी में कहेंगे हम थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।